नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। वंदे राष्ट्र, इस देश का चिंतन, इस देश का वंदन हम तभी कर पाएंगे जब आज की खबर से हम इस देश को जोड़ पाएंगे। जरूरी है हमारे और आपके लिए कि हमसे और आपसे जो खबर जुड़ी हुई है उसका असर इस देश पर होना है। इसलिए हमें और आपको क्या करना है, कैसे करना है, जो स्थिति परिस्थिति है उसमें इस देश का ख्याल कैसे करना है, यह सब होगा इस वंदे राष्ट्र में। सिर्फ खबर नहीं, खबर पर मंथन भी, खबर का प्रभाव भी, और खबर से आगे क्या करना है उसकी रणनीति भी। क्या देश में पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है या फिर वही दौर लौटेगा जब पेट्रोल पंप पर बड़ी बड़ी लंबी कतारें हमें देखने को मिलती थी। आज जिस तरीके से 11 दिन के भीतर चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, इसने लोगों को प्रभावित किया है, हमारी सरकार को भी प्रभावित किया है, हम भी प्रभावित हुए हैं, दुनिया प्रभावित हो रही है। क्या ईरान इजराइल युद्ध भारत के लिए किसी संकट की घंटी है? सोशल मीडिया पर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो हमारे और आपके मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारा कौतूहल पैदा कर रही हैं, हमें डरा भी रही हैं, हमें सजग भी कर रही हैं। लेकिन इन अफवाहों के बीच आखिर सच क्या है, इस बात की पड़ताल जरूरी है। इस बात की पड़ताल इसलिए भी जरूरी है कि इस देश में कोई पैनिक ना बने, कोई ऐसी स्थिति ना बने कि सब लोग ये समझें कि बड़ी अराजक स्थिति हो गई है और हम अब कहीं के नहीं रहे। ऐसा नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप इस खबर के मर्म को समझिए। यह समझना जरूरी है कि खबरों में अफवाहें कितनी हैं, उसकी हकीकत क्या है, उस हकीकत की खाई को किस तरीके से हमें पाटना है उन अफवाहों के बीच। जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती, हमारी और आपकी भी होती है। ये 140 करोड़ का देश यूं ही नहीं खड़ा हो जाता है। जो भ्रम और डर की स्थितियां बनती हैं उसे हमें और आपको ही दूर करना होता है। हम आपको आज बताएंगे कि किस तरीके से भारत के पास इस वक्त कितना तेल का भंडार मौजूद है। अगर ईरान और इजराइल का युद्ध लगातार आगे बढ़ता है, चलता रहता है, ऐसी स्थिति में हमारे देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें क्या करना है। अगर सरकार के पास संकट से निपटने की तैयारी है तो ठीक, लेकिन एक आम देशवासी होने के नाते हमें और आपको क्या करना है, इस बात की भी चर्चा होगी। सबसे बड़ा सवाल कि लोगों को घबराने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों हम ये बात कह रहे हैं, इस बात को समझना होगा, समझने की कोशिश करनी होगी, तभी ये देश आगे बढ़ेगा और हम इस संकट से पार पाएंगे। अब समझिए कि आखिर जो स्थिति बनी हुई है उसमें हमें और आपको क्यों नहीं घबराना है। अभी जो स्थिति है उसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय परिवारों पर, चाहे हमारा घर हो चाहे आपका घर हो, महंगाई बढ़ती जा रही है। आज सुबह जब हम उठे या आप उठे, अगर डीजल या पेट्रोल गाड़ी में डलवाना था तो दाम बढ़े हुए मिले। गुस्सा भी चढ़ी होगी कि आखिर अभी 2 दिन पहले तो दाम बढ़ा था, अब क्या हो गया। अब इसका इंपैक्ट जो बिचौलिए हैं, जो आड़तिए हैं, जो दुकानदार हैं, उन पर भी पड़ेगा। वो भी हमारी और आपकी तरह हैं। सब्जियों के दाम भी बढ़ेंगे, खाद्य तेल का दाम भी बढ़ेगा, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनका दाम भी बढ़ेगा। बढ़ती कीमतों ने रसोई के बजट को बिगाड़ा है पहले भी, और आज जो दाम बढ़े उससे और बिगड़ेगा। सोमवार को एक बार फिर से ईंधन की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, 11 दिन में चौथी बार ऐसा हुआ है। ऐसी स्थिति में पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ, ये चौथी बार में। तेल महंगा होने से सबसे बड़ा जो कारण है वो ईरान और इजराइल का युद्ध जो चल रहा है। अमेरिका, सबको पता है कि ये स्थिति इसीलिए बनी हुई है क्योंकि हमारे जो तेल का संकट है वो बढ़ा हुआ है। अब 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान इजराइल युद्ध को करीब करीब 3 महीने बीत चुके हैं। इन 3 महीनों में कच्चे तेल की सप्लाई पर दबाव आया, लेकिन महंगाई आज भी उतनी ही बनी हुई है। महंगाई और सप्लाई के इस चक्र को संतुलित करने के लिए सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी में
कुछ देर, जैसे पहले 21 दिन था उसको बढ़ा करके 25 दिन किया, ऐसे कदम उठाए कि ताकि चीजें कंट्रोल रहें। यह भी हम आपको बता दें कि पिछले 3 महीने हुए युद्ध को, 90 दिन होते हैं, 74 दिन तक हमारी भारत सरकार ने इस चीज को कंट्रोल करके रखा है। 74 दिन तक हमें दाम बढ़े हुए नहीं मिले। अब उसकी वजह चुनाव हो या XYZ कुछ भी हो, लेकिन दाम तो नहीं बढ़े। उसका इंपैक्ट कहां गया? उसका इंपैक्ट गया तेल की कंपनियों पर, जो हमारे देश की नवरत्न कंपनियां, महानवरत्न कंपनियां, उन पर गया। पेट्रोल के दामों में भी कई बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर फिलहाल देश के किसी भी कोने में कोई अफरा तफरी नहीं है। सिलेंडर को लेकर के यह माना जा सकता है कि कुछ दिन हम लोगों ने लाइन में लगे, एक पैनिक की सिचुएशन हुई, बहुत सारे लोग थे जिनको सिलेंडर नहीं मिल रहा था। सब कुछ धीरे धीरे व्यवस्थित हुआ। अभी डीजल और पेट्रोल को लेकर के किसी तरीके की कोई भी पैनिक वाली स्थिति हमें नहीं दिखी है। जनता के मन में डर जरूर है। उसकी वजह है ये सोशल मीडिया पर जो आप देखते हैं, उसकी वजह से बहुत सारा ऐसा तबका भी है जो अपनी तरह से अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करता है। जरूरी है कि इसलिए रात 9 बजे आज की खबर देखें, आज की खबर से जुड़ें, क्योंकि ये आज की खबर ही है जो हमसे और आपसे जुड़ी हुई है। सीधी बात होती है। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस आज की खबर के इस 9 बजे के वंदे राष्ट्र कार्यक्रम में किस तरीके से आपकी सहभागिता होने वाली है। यह बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हो। मैं आकर के आपको ज्ञान दे दूं, सिर्फ इतनी बात नहीं है, या खबरें बता दूं, उतनी बात नहीं है। आम जनता जो सोच रही है उसका भी एक इंपैक्ट इस पूरे शो में धीरे धीरे आना शुरू होगा और आप लोगों के जरिए ही होगा। लोगों को आशंका है कि कहीं LPG की तरह पेट्रोल और डीजल पर भी अचानक परेशान करने वाला कोई फैसला ना आ जाए। डर यही है कि अगर तेल और गैस की किल्लत बढ़ी तो आम आदमी की जिंदगी पटरी से उतर जाएगी। हर तरफ महंगाई होगी। तेल के दाम बढ़ने पर सरकार और विपक्ष क्या कह रहे हैं, यह भी हमारे और आपके लिए जानना जरूरी है। पहले सुन लेते हैं, फिर समझेंगे। देखिए, पूरे दुनिया में जो वैश्विक संकट अमेरिका, ईरान, इजराइल तनाव की वजह से है, गल्फ के वजह से है, उसका असर पूरे दुनिया पे पड़ रहा है। लेकिन पूरे दुनिया में करीब करीब डबल हो गए हैं रेट। भारत में ही पेट्रोल, डीजल और गैस की जो कीमत है उसमें सबसे, अगर एवरेज निकालेंगे सब देशों का, तो सबसे कम बढ़ोतरी यहाँ की गई, क्योंकि भारत सरकार यहाँ आम लोगों पर बोझ नहीं डालना चाहती। और यही वजह है कि दुनिया के अन्य देशों में बहुत बड़ी मात्रा में ये बढ़ाया गया है और भारत में अभी भी आम लोगों पर कम बोझ पड़े, इसका सरकार ध्यान रख रही है। 15 मई को डीजल पेट्रोल 3-3 रुपए बढ़ा, 19 मई को 90 पैसा, 23 मई को 91 पैसा डीजल बढ़ा और 87 पैसे पेट्रोल बढ़ा। 25 मई को 2 रुपए 71 पैसे का जबरदस्त शॉट लगा के मोदी जी ने सेंचुरी आखिर बनाई ली। डीजल पेट्रोल चला गया 100 रुपए के पार दिल्ली में, 111 रुपए पहुंच गया मुंबई में। बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी ये तो समझाइए देश को कि कैसे आपने, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमी आ रही है, $122 पर बैरल तक चला गया था कच्चा तेल, और आज तो 98, वो तो सेंचुरी के नीचे आ गया, और आप बढ़ा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं आप कि देश में कोई कमी नहीं है और दूसरी तरफ आप दाम बढ़ा रहे हैं। अब तो देखिए, जिस तरह से पिछले 10 दिनों के अंदर तीसरी चौथी बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, लगभग 8 रुपया से ज्यादा दाम बढ़ा दिए गए। ये महंगाई की मार से जनता त्राहिमाम कर रही है। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब जब भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भाजपाई लोग, सरकार में बैठे लोग झालमुड़ी और मेलोडी चॉकलेट में व्यस्त हैं। खाने में जनता का थाली खाली है, झालमुड़ी पर भी आफत हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसके साथ साथ खाद्य सामग्री के दाम बढ़े हैं, दूध का दाम पैकेट का बढ़ गया। क्या खाएगा गरीब? और कोई सरकार को शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची है।
कि सरकार में बैठे लोग जब 14 में यूपीए सरकार थी तो क्या कहते थे, माथे पर सिलेंडर लेकर घूमते थे और महंगाई को डाइन बताते थे। अभी महंगाई इनकी भौजाई है भाजपाइयों की। ये देश कहां जा रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गरीब की जनता का कितना शोषण करेंगे, कितना गरीबों को, आम जनता को परेशान करेंगे। जनता त्राहिमाम कर रही है, चाह रही है इस सरकार से निजात दे। जिन लोगों ने वोट दिया वो अब पछता रहे हैं, माथा पीट रहे हैं। हमने सुना सरकार का भी पक्ष, हमने सुना विपक्ष का भी पक्ष। अपनी अपनी तरह से लोगों ने दलील रखी है। अब असल स्थिति क्या है, इस बात को हम ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। महंगाई ने आम आदमी का खर्च बढ़ा दिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। रसोई का बजट लगातार बिगड़ रहा है। सब्जियां और खाद्य तेल भी महंगे हुए हैं। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़े हैं। 11 दिन में चौथी बार ईंधन का दाम बढ़ा तो इसका प्रभाव आना ही आना है। पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर, डीजल ₹2.71 प्रति लीटर आज सुबह बढ़ा। ईरान इजराइल युद्ध का यह असर है। कच्चे तेल की सप्लाई पर ज्यादा दबाव भी बढ़ा है। मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है। एलपीजी डिलीवरी में जो देर हो रही है उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी लगातार उछाल बढ़ रहा है। जनता में इस चीज की चिंता है। तेल के संकट की आशंका बढ़ती जा रही है कि अगर तेल ना आया तो क्या स्थिति बनेगी, और जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें क्या और महंगी होगी आम आदमी की जिंदगी, ये भी अपनी तरह का एक बड़ा सवाल है। गैस और तेल की किल्लत का डर है। हर घर में महंगाई की मार दिखाई दे रही है क्योंकि ईंधन महंगा हो गया। अब अगर आप कार पूलिंग या चूंकि ईंधन महंगा हुआ है इसलिए सफर पर भी अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी किराया जाहिर सी बात है कि बढ़ ही जाएगा। इन सब चीजों का प्रभाव कहां आ रहा है? हमारी और आपकी जेब पर आ रहा है। महंगाई ने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह बात सिर्फ हमारे ही देश में है, सिर्फ हमारे ही देश में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन की लागत बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों पर पड़ता है, फल सब्जियों पर पड़ता है, अनाज की ढुलाई पर पड़ता है। इसके अलावा माल भाड़ा महंगा होने से सभी तरह के औद्योगिक उत्पाद, निर्माण सामग्री और जो यात्रा है, चाहे बस से हो, ऑटो से हो, कैब से हो, ये भी महंगी हो जाती है। इस चीज को भी समझिए कि तेल महंगा होता है तो देश पर किस तरीके का असर पड़ता है। जब तेल महंगा होगा तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे। ईंधन का दाम बढ़ा यानी माल भाड़ा बढ़ ही जाएगा। पंपिंग सेट का जो खर्चा है वो भी बढ़ेगा। अनाज उत्पादन पर असर पड़ेगा। बस के किराए में बढ़ोतरी होगी। ऑटो कैब का सफर भी महंगा हो जाएगा। ये रोजाना की ऐसी चीजें हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। स्कूल बस की फीस पर भी असर पड़ेगा। अभी मान लिया कि जून की छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो उसका प्रभाव उस तरह से नहीं दिखेगा, लेकिन अगर स्कूल वालों ने इसको पूल कर दिया, क्लब कर दिया तो आगे इसका असर हमें दिखाई देगा। खेती की भी लागत बढ़ेगी। किसानों पर डीजल का खर्च बढ़ेगा, ट्रैक्टर को चलाना महंगा होगा, पंपिंग सेट का खर्चा बढ़ेगा, अनाज उत्पादन महंगा हो जाएगा, बस के किराए में बढ़ोतरी होगी, स्कूल की फीस पर भी इसका असर पड़ ही जाएगा जैसा अभी हमने जिक्र किया है। तो तेल महंगा होने से घरेलू जो हमारी इकोनॉमी है उस पर साफ साफ असर आएगा। ये हमारे इस पूरे सिनेरियो में इतनी बात समझ में आ रही है और इसका असर हम पर और आप पर सीधा पड़ेगा। ईंधन महंगा तो हमारी और आपकी जो जिंदगी है वो भी महंगी हो ही जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि तेल के दाम में बार बार बढ़ोतरी आखिर हो क्यों रही है। इस बात को भी हमें समझना होगा कि एक स्थिति यह भी है कि अगर कोई चीज का दाम बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है। तेल के दामों में बार बार बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से कच्चे तेल का दाम बढ़ा है, जिस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, उसकी वजह से ये समस्या ज्यादा विकराल होती जा रही है। कीमतों में लगातार उतार और चढ़ाव है। हॉर्मुज स्ट्रेट
का बंद होना भी अपने आप में एक समस्या है कि अब जब वहां से जहाज निकल ही नहीं पा रहे हैं तो इसके आगे अपने देश तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आ भी रहा है तो एक किल्लत जैसी स्थिति बनी हुई है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले करीब $70 क्रूड ऑयल का दाम था, कच्चे तेल का दाम था। अब वो $100 के पार पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में क्रूड की कीमतें बढ़ने से जो तेल कंपनियां हैं वो लगातार दबाव में थीं और कंपनियां इसको भरपाई करने के लिए अपनी तरह से कदम उठा रही थीं, लेकिन बहुत देर तक या बहुत दूर तक इस चीज को, इस घाटे को वो भी सहन नहीं कर पाती। इस बात को भी समझिए कि 74 दिन जो सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए उसकी वजह से हुआ ये कि करीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो बोझ है वो हमारी तेल की कंपनियों पर बन चुका है। 74 दिन तक संभाले। सरकार को ये उम्मीद थी कि भाई 5 दिन में जो युद्ध रुकना था वो 50 दिन में रुक जाएगा, नहीं रुका। 74 दिन तक उसको टॉलरेट किया गया, लेकिन जब वो स्थिति नहीं बन पाई तो अब धीरे धीरे ये दाम बढ़ना शुरू हो गए। अगर कच्चे तेल की दाम इसी तरीके से बढ़ते रहते हैं तो फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी संभव है। यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर कब कब ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। जिस तरीके के अभी सिनेरियो बना हुआ है, पिछले 11 दिन में अब तक ₹7.40 करीब ये महंगा हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में डीजल ₹7.52 महंगा हुआ है। 15 मई को पेट्रोल ₹3 महंगा हुआ। इसी दिन डीजल के दाम भी ₹3 बढ़े थे। 19 मई को 90 पैसा पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। 23 मई को 87 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ। इसी दिन डीजल 91 पैसा महंगा हुआ। 25 मई को ₹2.61 पेट्रोल का दाम बढ़ा और 25 मई यानी आज ही ₹2.71 डीजल भी महंगा हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से एक एक करके सरकार या पेट्रोल कंपनियां दाम बढ़ाती गई, इसका आगे क्या होने वाला। 1,20,000 करोड़ का घाटा करीब मैंने आपको बताया। इसका इंपैक्ट यह है कि अभी भी अगर ये कंपनियां ₹135 से ₹150 प्रति लीटर के दाम तक अपने भाव को ले जाती हैं तो पुराना घाटा कंपनसेट होगा और बैलेंस एक इक्विलिब्रियम बनेगा, यहां पर संतुलित हो पाएगा। लेकिन ऐसा हो ये अभी नहीं है कि ऐसा आने वाले समय में होने जा रहा है। आप होल्डिंग भी कर लेंगे, अगर इन चीजों को अपने घर में जमा करके भी रखते हैं तो भी उससे भला होने वाला नहीं है, क्योंकि किसी दिन जो आपने रखा है वो भी खत्म हो ही जाएगा। इसलिए ये चीजें ऐसी हैं जिसमें रोजाना जिस तरीके से अप एंड डाउन आ रहा है उसी के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी चल रही है, हमें और आपको भी चलना होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति, देश के ईंधन के दाम इससे भी तय होते हैं, जो हमारा रुपया है और जो डॉलर है, क्योंकि तेल खरीदने के लिए हमें ज्यादातर जगहों पर डॉलर को ही बाहर देना पड़ता है। रुपये के साथ में या अलग देश जो तेल की सप्लाई करते हैं, कच्चे तेल की सप्लाई करते हैं, उनकी करेंसी में अगर हमें उनको भुगतान करना है, ऐसे समझौते लिमिटेड हैं। रशिया के साथ में है ऐसा, लेकिन रशिया ने भी मौका पड़ने पर $145 के हिसाब से मतलब हमें तेल बेचा है, जिस समय दुनिया क्राइसिस में ज्यादा स्थितियां गंभीर थी और उस समय पर हमें तेल चाहिए था। तेल कंपनियां डेली प्राइस रिवीजन के तहत हर दिन सुबह 6 बजे नए रेट अपडेट करती हैं। अब हमारे यहां भी यही फॉर्मूला है। उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले तेल की कीमतों में कई तरह के टैक्स खर्च जुड़ते हैं। अब यह भी समझिए कि आपको कच्चे तेल की खरीद, उस पर लगने वाले टैक्स और जो बार बार कीमतें बढ़ रही हैं उसका पूरा गणित क्या है। अब भारत तेल खरीदने के लिए डॉलर में भुगतान करता है। यहां आप स्क्रीन पर देखिए कि डॉलर की कीमत भारतीय मुद्रा में करीब 96 के आसपास है। एक बैरल तेल खरीदने में ₹10,272 खर्च हो रहे हैं। कच्चे तेल की बेस कीमत ₹65 प्रति बैरल बैठती है। कच्चे तेल का सीधा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। कच्चे तेल को हम सीधे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। ये रिफाइनरीज में
प्रोसेस किया जाता है, तब हम इस तेल का इस्तेमाल कर पाते हैं जो पेट्रोल और डीजल आता है हमारे और आपकी गाड़ियों में। जहाज़ों से तेल लाया जाता है जिससे खर्च उसका बढ़ता है। ट्रांसपोर्ट और कर्मचारियों पर भी कंपनियों को खर्च करना ही पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग इसको प्यूरिफाई करने में लगे हैं उस पर खर्च आएगा। इस प्रक्रिया में करीब 12 रुपया प्रति लीटर का खर्च आता है। पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारों का टैक्स भी जुड़ता है। सरकार टैक्स लेती है, हमारी जो कंपनियां हैं टैक्स और कमीशन का हिस्सा करीब करीब 40% तक पहुंच जाता है। मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ये हम सब लोग जानते हैं, इसमें किसी को शक शुबा है नहीं। और कच्चे तेल की कीमत 70 पैसे डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी, तब भारत में 80-90 रुपए के बीच ये पेट्रोल और डीजल हमारे देश में बिक रहा था। जब कच्चे तेल की कीमत $100 के करीब पहुंची है तो हमारे देश में आज का जो भाव है 95 से 105 रुपए तक चला गया है। तो ये मोटा मोटी इस तरीके का कंपैरिजन हमें समझना होगा कि जब 70-80 के आसपास था तब 80-90 था और अब 100 के पार गया है तो 105 रुपए तक हम जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर पड़ेगा। भारत में तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी क्योंकि तेल निकलेगा ही नहीं। डॉलर की कीमत भारतीय मुद्रा में करीब 96 यानी $96 हम देंगे तब उसका 1 रुपये बराबर आएगा। वो एक बैरल तेल खरीदने के लिए 10,772 रुपया खर्च हो रहा है। कच्चे तेल की बेस कीमत करीब 65 रुपए प्रति लीटर बैठती है। तो ये मोटा मोटी एक आंकड़ा है जिसको हमें और आपको समझने की जरूरत थी कि आखिर इस चीज को किस तरीके से हम समझें कि हमारे ऊपर इस तरीके का जो प्रभाव पड़ रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। ये कारण हमने जो आपको बताया है, इस बात को समझना होगा कि हर काम सरकार की तरफ से ही हो रहा है ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रभाव है उसका एक व्यापक असर होता है। अब ये बात अलग है कि जब ऐसा था तब ऐसा क्यों नहीं किया, अब ऐसा है तो ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सारी चीजें। देश में तेल के दाम बढ़े हैं, मिडिल ईस्ट युद्ध का असर भारत पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्थिति संकट वाली नहीं है। ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं, संकट वाली स्थिति नहीं है, सावधानी वाली है। हमें सावधान रहना। अक्सर यह कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए जितना संभव हो ईंधन की बचत करें। ईंधन की बचत करने से ही इस समस्या से कम जो तेल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं पार पाया जा सकता है। ऊर्जा क्षेत्र में जितनी हमें और आपको जरूरत है पेट्रोल और डीजल की, हमारे औद्योगिक घरानों को भी उतनी है, हमारे औद्योगिक विकास को भी उतना ही जरूरत पड़ती है। और उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि जो किसान का तबका है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें भी डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल भरपूर तरीके से होता है। लिहाजा इस देश को इस जगह पर सोचना होगा और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपील की कि हम अगर तेल की खपत कम कर सकते हैं तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट देश के ऊपर पड़ेगा। अगर हम खाने का तेल भी कम खर्च करेंगे तो हमारी और आपकी सेहत पर भी उसका फर्क पड़ेगा। ओबेसिटी यानी मोटापा एक गंभीर बीमारी है। इस मोटापे ने कई तरीके के रोगों को जन्म दिया। मोटापा अपने आप में बीमारी है और इससे कई रोग और पनपते हैं। तो लिहाजा अगर हम खाने पीने के कार्यक्रम में भी, खाने पीने के सामान में भी अपने तेल की खपत को कुछ कम करते हैं तो उसका भी प्रभाव हमारे सेहत पर भी पड़ेगा और देश पर भी पड़ेगा। अब रही बात इसकी कि डीजल और पेट्रोल के दाम वापस कम कब होंगे या उसको कब हम सामान्य रूप में देख पाएंगे, तो ये एक वैश्विक चिंता का विषय है। केवल हम ही नहीं, बाकी के देश वो भी परेशान हैं कि आखिर इस चीज को किस तरीके से मैनेज किया जाए। लेकिन इतनी बात तो ये है कि जो बम फूट रहे हैं, चाहे वो ईरान, इजराइल और अमेरिका, लेबनान, ये मिडिल ईस्ट वाला मामला हो, या फिर इससे पहले पिछले 4 साल से जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, उसका जो असर है वो कैसे दिख रहा है आपको? आपने महसूस किया? उसने हमारे पूरे इकोसिस्टम को, जो जलवायु
हमारी है उसको भी डीरेल करके रखा हुआ है। मतलब एक तेल और गैस जो जमीन के नीचे से आ रहा है वो तो अपनी जगह, जो आसमान से बम फूट रहा है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। हम इसलिए इस बात को रख रहे हैं कि इस बार देश के लोग गर्मी से भी परेशान हैं। एनर्जी केवल पेट्रोल और डीजल से ही नहीं है, लाइट से भी है, बिजली। हम थर्मल पावर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर पावर की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके, लेकिन अभी वो दूर की कौड़ी है। लिहाजा हमको थर्मल पावर पर डिपेंडेंसी है और उसके अलावा हमारे जो बांध हैं, जो टरबाइंस हैं, उन सारी चीजों से हम एनर्जी को ले रहे हैं, बिजली जो हमारे और आपके घर में पहुंच रही है। गर्मी ने लोगों की हालत खराब करके रखी हुई है। भारत इस समय धरती का सबसे ज्यादा तपता हुआ देश बन गया है। उसके पीछे भी वजह है क्योंकि हमारी ही क्लाइमेट ऐसी है, हम ही दुनिया में ऐसे हैं जो बड़े पैमाने पर 3 मौसम देखते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। ये तीनों बराबर से हमारे यहां आते हैं और उसका प्रभाव हमारे देश पर होता है। रियल टाइम ग्लोबल तापमान रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के टॉप सबसे 100 देश जो गर्म हैं, उन शहरों में 90 से ज्यादा भारत में है। ये अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि इस युद्ध का असर ग्लोबली जो हो रहा है सो हो रहा है। हम सबसे ज्यादा प्रभावित इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि हमारी क्लाइमेट इस तरीके की है जहां उत्तर भारत में गर्मी ठीक ठाक पड़ती है, दक्षिण भारत में भी इस बार हमें गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। AQI.in की लाइव रैंकिंग में सबसे ज्यादा गर्मी के मामलों में सभी 100 शहर भारत के ही रखे गए। अब आप सोचिए कि हमारा ये देश जिसकी बात हमने करी, वंदे राष्ट्र इस कार्यक्रम का जो नाम रखा वो क्यों रखा है? ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सिर्फ दुनिया उठाए घूम रही है। इस देश पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और 140 करोड़ का यह देश अपनी तरह से बहुत बड़ी तरह से प्रभावित होता है। खासतौर से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ के इलाकों में, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ गर्मी से बेहाल है। एक रिपोर्ट के अनुसार आप समझिए सिरसा हरियाणा में तापमान जो है वो 44-45 डिग्री तक चला गया। नागपुर महाराष्ट्र में तापमान 43 से 44 डिग्री तक चला गया। इसी तरीके से झांसी उत्तर प्रदेश 42 से 43 डिग्री। हीट वेव का भी प्रकोप बढ़ रहा है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है, 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक यहां तापमान गया है। रोहतक हरियाणा 43 से 46 डिग्री तक यहां तापमान गया है। गर्मी के हॉट स्पॉट अब नए इलाकों में फैल रहे हैं। अल नीनो जैसी मौसमी घटनाएं इसे और खराब कर रही हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 45 से 46 डिग्री के करीब टेम्परेचर पहुंच चुका है। बांदा उत्तर प्रदेश का 47 से 49 डिग्री, दुनिया का सबसे गर्म जिला उत्तर प्रदेश का ही है ये, जो बन करके अभी कुछ दिन पहले दिखाई दिया है। फलोदी राजस्थान में यहां पर भी 45-46 डिग्री तापमान पहुंचा है। अल नीनो जैसे मौसमी घटनाएं इसे और खराब कर रही हैं। यही वजह है कि अप्रैल मई की शुरुआत के साथ ही गर्मी हमें सता रही है। 2026 में जो दुनिया के देश के सबसे गर्म शहर है उसका अभी हमने आपको आंकड़ा बताया और ये आंकड़ा इस तरीके का है कि अगर हम न संभले, हमने अपनी चीजों को कंट्रोल न किया तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश पर इसका प्रभाव और ज्यादा पड़ेगा, जो अल्टीमेटली हमारे और आपके ऊपर ही आना है। यानी दुनिया में जहां जो कुछ हो रहा है उसका प्रभाव भारत पर आ रहा है। अब इसमें सरकार क्या कर लेगी? कोई हमारे देश से मिसाइलें थोड़ी गई थी वहां, लेकिन वहां फूट रही हैं, असर यहां दिख रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 2 दशकों में भारत में हीट वेव की तीव्रता और अवधि काफी बढ़ गई है। रिसर्च में पाया गया है कि गर्मी के हॉटस्पॉट अब नए इलाकों में फैल रहे हैं। अल नीनो जैसी मौसमी घटनाएं इसे और ज्यादा खराब कर रही हैं। यही वजह है कि हर साल अप्रैल मई की शुरुआत के साथ ही ये सताने लगता है डर। आंकड़ों में अगर देखा जाए तो हीट वेव के दिनों में करीब 1961 से लेकर के 2021 तक करीबन 2.5 दिन की बढ़ोतरी हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ सालों में ये 12 से 18 दिन तक बढ़ सकती है। इसके अलावा अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2024 में दिल्ली के मुंगेशपुर का अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आप कल्पना कीजिए 52 डिग्री से ऊपर। 2010 से 2024 के बीच भारत का औसत न्यूनतम तापमान 0.21 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है।
रात का तापमान जिसे हम कहते हैं, 1961 से 2020 के बीच इस क्षेत्र में हीट वेव प्रति दशक बढ़ी, यानी हर 10 साल में हीट वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ जाती है। हीट वेव की कुल अवधि में प्रति दशक 0.44 दिन का इजाफा हुआ है। तो पिछले 50-60 साल में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस तरीके की स्थितियां दुनिया के सामने बन रही हैं, उससे हमारा देश किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, हमने ये भी आपको बताने की कोशिश की है। रोजमर्रा में भी अगर हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, हम कितना एसी चलाते हैं, किस तरीके से चलते हैं, कितना हम, मान लो तेल का दाम अगर सामान्य था तो क्या हम उस चीज की चिंता कर रहे थे? क्योंकि दुनिया में बाकी जगहों पर तो हमारी सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन हमें हमारे देश की जो स्थिति है उसको लेकर के सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। देश में बढ़ रही हीट वेव की मार नए इलाकों तक पहुंची है। हीट वेव अल नीनो से और खतरनाक हुई है और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अप्रैल मई में बढ़ती हुई हीट वेव का असर यह है कि 1961 से 2021 तक ये जो दिन है, करीबन 60 साल में 2.5 दिन की हीट वेव बढ़ गई है और आने वाले दिनों में इसका और ज़्यादा व्यापक असर हमें देखने को मिलेगा। इन चीज़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए और इस लिहाज से जो बात हमने आपको बताई, ये समझना मुश्किल नहीं है कि आखिर ये गर्मी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसको लेकर के हमें और आपको क्या करना है। अब ये गर्मी क्यों बढ़ रही है ये भी जान लीजिए। इसमें सबसे पहला कारण यह है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो अपने आप में इसके लिए एक हिस्सा उसका उत्तरदायी है। दरअसल हमारा देश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ने वाले हिस्से को ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। अलग अलग जो देश हैं, दुनिया जैसे धरती हमारी जो झुकी हुई है, तो सूरज की किरणें तिरछी आती हैं, हमारे ऊपर सीधी आती हैं। तापमान सामान्य से ज्यादा रहता है और मौसम में जो ठंडक है वो कम रहती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत, खासतौर से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में थार मरुस्थल है जो गर्मियों में भीषण रूप ले लेता है। यहां से उठने वाली गर्म हवाएं लू बनकर पूरे भारत को झुलसाती है, खासतौर से उत्तर भारत को। दिल्ली में अक्सर आपने देखा होगा कि पीली आंधी आ गई, धूल भरी आंधी आ गई। ये इसी वजह से है क्योंकि यहां पर जो राजस्थान से धूल का गुबार उठता है वो सीधा दिल्ली को हिट करता है और जो रायसीना जो पूरा इलाका है उस जगह से आगे तक पूरा एक हिस्सा ऐसा है जो इन हवाओं को रोकने के लिए मददगार होता था। लेकिन एक रिसर्च में सामने आया कि 2015 से 19 के दौरान भारत की औसत नमी 67.1% थी। ये 2020 से 24 में बढ़कर 71.2% हो गई। दिल्ली में इस अवधि के दौरान नमी 8% बढ़ गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी बढ़ोतरी हुई है। हर साल जो गर्मी पड़ रही है उसका भौगोलिक कारण है। उष्णकटिबंधीय इलाका हमारा आता है कर्क और मकर रेखा के बीच, जैसा हमने आपको बताया, और इसी वजह से ये सारा संकट दिखाई देता है। ये सारा संकट इस समय हमारे कुदरती वजहों से भी बना हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय वजह हैं, जो बाकी की चीज़ें हैं, जो मैन मेड दिक्कतें हैं, वो तो हमने आपको बताई हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी स्थितियां हैं जिसकी वजह से हमें हमारे देश में थोड़ा सा ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत महसूस होती है। अब गर्मी बढ़ने में तीसरा और सबसे बड़ा कारण वन क्षेत्र का कम होना है। इस बात को हमें बहुत गंभीरता से और बड़ी बारीकी से समझना होगा। हमारे देश में लगातार विकास हो रहा है। हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। 2047 का विजन हमारे सामने है। उद्योग लगने चाहिए, लग रहे हैं। जिसके पास एक घर है वो दूसरा ले रहा है, जिसके पास 2 घर है वो तीसरा ले रहा है, फिर फार्म हाउस ले रहा है। आखिर ये सब कहां से हो रहा है? जमीन तो सीमित है। हमने आपको बताया कि हिंदुस्तान का यही टुकड़ा है जो हमें विरासत में मिला है। अब इसको चाहे जैसे बना लो। पेड़ एक नेचुरल एयर कंडीशनर है। भारत में जंगलों की संख्या तेजी से घट रही है, कटाई हो रही है।
जो वन विभाग है वो अलग तरीके से सो रहा है, और जो काटने वाले हैं उनको देश से कोई लेना देना है नहीं, उनको तो वही माल चाहिए, अपना माल सीधा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कटाई ने इस पूरे वन क्षेत्र के कवच को तोड़ दिया है। अब जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कृषि विस्तार, औद्योगिकरण, इसकी वजह से वनों की कटाई हुई है। जंगलों के नष्ट होने की वजह से भी यह संतुलन बिगड़ा है। जो पेड़ रखते हैं, लू की तीव्रता कम होती है। शहरों में ग्रीन कवर लगातार कम होता जा रहा है। इस बात को समझिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार जिस तरीके से हो रहा है उसका असर भी हमारे और आपके ऊपर पड़ रहा है। कंक्रीट बढ़ा है, हरियाली घटी है, शहरी हरित क्षेत्र तेजी से कम हो रहा है। ये कौन कर रहा है? हम और आप ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डिमांड है और जिस तरीके की हम सप्लाई चाहते हैं, तो बिजनेसमैन का क्या जा रहा है? सरकार एक हाईवे बनाती है, उस हाईवे का बनना जरूरी है हमारे और आपके लिए, लेकिन अगर जंगलों के बीच से वो रास्ता जा रहा है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हम पर और आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि हम अपने घर पर जो सजावट के लिए गमले लगाते हैं उससे आगे बढ़कर अगर हमारे घर के आसपास कोई पार्क है, अगर हमारे पास कोई ऐसी जगह है जहां पर हम ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, तो क्या हम वो काम भी कर रहे हैं? एक सवाल सरकार से भी है। लाखों पेड़ लगाने का हर साल हमारे देश में एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। पलट करके पूछे तो कोई कि आखिर वो पेड़ गए कहां? और सिर्फ जंगल कटने से ऐसी स्थिति नहीं है कि हम पर और आप पर ही प्रभाव पड़ रहा है। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, वहां स्थिति यह है कि एक दिन जंगल से निकल करके शेर, बाघ, तेंदुआ ये बस्ती में आ जाता है और दूसरे दिन बस्ती वाले जंगल काटने पहुंच जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जो जंगली जानवर हैं वो तो इतने विकसित हैं नहीं कि अलग से जंगल बना लेंगे अपना। वो जंगल जो प्रकृति ने उनको दिया है उससे वही चाहिए। हमारी और आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये बनती है कि उन जंगलों को हम किसी तरीके से बचाए रखें। देश में गर्मी बढ़ने का दूसरा कारण शहरीकरण और हीट आइलैंड इफेक्ट है। दरअसल भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, ग्रीन क्षेत्र कम होता जा रहा है और इस हीट आइलैंड इफेक्ट की समस्या की वजह हमारी इमारतें, कंक्रीट, फॉल्ट गर्मी सोखती है, लंबे समय तक इसे बनाए रखती है। यही वजह है कि शहरी इलाकों में तापमान ग्रामीण इलाकों के बनस्पत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। शहरीकरण से गर्मी बढ़ने के जो कारण हैं वो भी हमने आपको बताए, और जिस तरीके से हमारे देश में शहरीकरण बढ़ रहा है, अब ये भी समझिए। ग्रीन एरिया लगातार हमारे देश में घटता जा रहा है और शहरों में खास तौर पे हम सोचते हैं कि हमने गमलों में पेड़ लगा लिया और इससे ये काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये इफेक्ट बढ़ता है, गर्मी का प्रभाव बढ़ता है। कंक्रीट के जंगल गर्मी को बढ़ा रहे हैं। आपकी जो पैसा कमाने की और उसके बाद उसको शो ऑफ करने की, मतलब कुछ लोगों के पास तो है ही नहीं, और जिनके पास है वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जिस तरीके की स्थितियां होती हैं उसका प्रभाव यह है कि ग्रामीण इलाकों में कई डिग्री तापमान बढ़ चुका है। जहां पर पेड़ पौधे, शहरों की बनस्पत बचे हुए हैं, लेकिन वहां पर भी स्थिति ऐसी है जो इस गर्मी को लगातार बढ़ाती जा रही है, हमें और आपको लगातार परेशान करने वाली स्थिति में लेकर के आ रही है। और यही वजह है कि हमें आज बिजली की ज्यादा जरूरत भी पड़ रही है, जिसकी सप्लाई, जिसकी पैदा करने की क्षमता भी अपनी तरह से सीमित ही है। उसको ऐसा नहीं है कि 12,000 13,000 मेगावाट 2012 में थी। आज की डेट में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में यही डिमांड आपकी 35,000 से 40,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है और चाहिए उससे भी ज्यादा 55,000 60,000 मेगावाट तक। तो सरकार ने या हमारी जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने अपनी तरह से अपना विस्तार किया है,
लेकिन विस्तार की भी एक सीमा है। और फिर जब आप बिजली उठाते हैं, बिजली का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, तो आप करते क्या हैं? एसी चलाते हैं, गाड़ियों में एसी चलाते हैं, एक एक घर में एक एक जितने कमरे हैं उतने सब में एसी चल रहा है, यही गर्मी बढ़ा रहे हैं। ये है स्थिति। आपके पास रेफ्रिजरेटर है, उससे भी गर्मी बढ़ रही, उसमें भी कंप्रेसर लगा, उससे भी हीट वेव बाहर आ रही। तो आपके घर का तापमान ही इतना ज्यादा हो रहा है, घर के अंदर का। कच्चा इलाका है ही नहीं घर में। कुछ लोगों के पास जिन्होंने फार्म हाउस बनाया वो कह सकते हैं कि हाँ है, लेकिन बहुतायत में है नहीं। फ्लैट कल्चर चला है, उसकी वजह से स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग कम बड़ी वजह नहीं है, ये भी बहुत बड़ी वजह है। 2014 से 2023 के बीच भारत ने सबसे गर्म दशक देखा है। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 425 ppm की नई ऊंचाई पर पहुंचा। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC के अनुसार वैश्विक औसत तापमान पहले से ही पूर्व औद्योगिक स्तरों से लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ चुका है। 2024 में महासागरों की गर्मी पिछले 65 साल के उच्च स्तर पर थी। विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 1960 से 2005 के मुकाबले पिछले 2 दशकों में महासागरों के गर्म होने की दर दुगनी से ज्यादा हुई है। इसको भी ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जलवायु परिवर्तन की जो बड़ी वजह है वो ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें कहीं किसी को दो राय नहीं है। 2014 से 2023 तक ये सबसे गर्म दशक रहा है, जैसा हमने आपको इस चर्चा में बताया। इसके साथ ही बढ़ते ग्रीन हाउस जिनसे तापमान बढ़ रहा है, IPCC की जो रिपोर्ट है उसमें भी ये बात सामने आई है कि 1.1 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान बढ़ा है और उसका असर इस ग्लोबल वार्मिंग का औद्योगिक स्तर से, पूर्व औद्योगिक स्तर जो था हमारा, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जलवायु का असंतुलन हुआ है, महासागर गर्म हुए हैं, पानी उस हिसाब से नहीं बरस रहा है क्योंकि वो लगातार ऐसे तूफानों की चपेट में आ जा रहा है जिससे गर्मी और ज़्यादा बढ़ रही है। एल नीनो नाम सुना होगा आपने, अलग अलग तूफान, उनके अलग अलग नाम कैसे रखे जाते हैं ये भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल एल नीनो के प्रभाव की वजह से गर्मी लगातार बढ़ी है। पूर्वी और मध्य भारत में मानसून के देरी से आने का कारण लू के हालात बने हैं, हीट वेव, सूखे के हालात बन रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए इस पूरी बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं। पूर्वी और मध्य भारत में मानसून देर से आता है, इसके कारण लू के हालात बन जाते हैं। मानसून जब देर से आता है, बारिश में कमी हो जाती है तो सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, वातावरण ज्यादा गर्म हो जाता है। एल नीनो की वजह से गर्मी लगातार बढ़ रही है। एल नीनो की वजह से समुद्र गर्म होता है, मानसून कमजोर पड़ता है, बारिश कम होती है। 1877 में एल नीनो ने बरपाया था कहर। एल नीनो की वजह से ही सूखा पड़ा और लाखों लोगों की जान गई थी। अभी भी स्थिति इसी तरीके की है जहां हमें और आपको सचेत होने की जरूरत है। गर्मी सिर्फ सताती नहीं है, यह भी हमें और आपको समझना होगा, जानलेवा है। रिसर्च गेट के मुताबिक 1992 से 2015 के बीच भारत में लू लगने से 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हाल ही में विशेषज्ञों के एक समूह ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मांग की है कि जलवायु संकट को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाए। इससे हीट वेव और गर्मी से होने वाली मौतों का आंकड़ा इसका कारण बनता है। इसके अलावा जो खेती है, मजदूरी है, उस पर भी असर पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा गर्मी से कृषि उत्पादन घटता है, स्वास्थ्य खर्च बढ़ता है और लोगों की जो स्थितियां हैं उससे लोगों को परेशान होने में किसी को ज्यादा से ज्यादा समस्या आती ही है जब इस तरीके की गर्मी बढ़ती है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की भी मांग हुई है। अत्यधिक गर्मी से कृषि उत्पादन में भी गिरावट आती है, गर्मी से फसलें प्रभावित होती हैं, स्वास्थ्य का संकट होता है, आर्थिक नुकसान और कृषि संकट तो होता ही है। असहज नहीं करती है गर्मी, हमारे लिए जानलेवा है, इस बात को हमें समझना होगा। गर्मी से आम जनता परेशान है, दफ्तर जाने वाले लोगों का बुरा हाल है, सरकार लोगों से सावधान रहने को कह रही है। लोगों का क्या कहना है ये भी सुनिए।
उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भयंकर गर्मी और लू की 8 से 10 दिन की चेतावनी जारी की है। आने वाले 8-10 दिनों में भयंकर गर्मी का प्रकोप उत्तर प्रदेश में होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों को हमने निर्देश दिए हैं कि आवश्यक इंतजाम तत्काल करें, जैसे बेड्स आरक्षित करें, शुद्ध पेयजल, शीतल पेयजल के इंतजाम करें और गर्मी के प्रकोप से यदि कोई मरीज पीड़ित होकर के आता है तत्काल उसकी चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करें। और ये पूरी तरह से सतर्कता के मोड में किया जाएगा और हमेशा अलर्ट मोड पे रखें। सभी चिकित्सालयों को, जो भी चाहे हमारे स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर हैं, सीएचसी हैं, पीएचसी हैं या विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल हैं और मेडिकल कॉलेज में भी यही व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी। हीट सिरसा में हद से ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रखा है, ऊपर से रोज कॉलेज आना और भी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। प्रशासनिक तौर पे और पर्सनली तौर पे हमने इस चीज का मुख्य ख्याल रखा है कि कोई भी पेशेंट हीट वेव की उसमें ना आए और हमने एडवाइजरी जारी कर दी है जिसमें बेसिकली ज्यादा से ज्यादा पानी पीना और धूप में ना निकलने की सलाह दी गई है। और हमने हमारे सारी हेल्थ फैसिलिटीज अस्पतालों के अंदर मुख्य तौर पर बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। जो पेशेंट्स हमारे पास आएंगे और उनके रख रखाव के लिए डॉक्टर्स को भी अत्यंत सूचना दे दी गई है, बल्कि उनसे रोज रिपोर्टिंग ली जा रही है कि कहीं कोई पेशेंट आया या नहीं आया और उनको मुख्य तौर पर उनको ट्रीट करने की सलाह दी गई है। सर, हमारे पास अभी तक कोई पेशेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है जो मुख्य तौर पर हीट स्ट्रोक के लिए हो और ये अच्छी बात है। लेकिन अभी 9 तपे को देखते हुए, जो कि आज 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा, इसमें हमें और ज्यादा प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। इसलिए मेरी सबसे विनती है कि बिना किसी वजह के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप में, डायरेक्ट सनलाइट में ना निकले। वंदे राष्ट्र में हमने जो मुद्दे आज उठाए वो दोनों हमसे और आपसे जुड़े थे, इस देश से जुड़े हुए थे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर हम परेशान हैं तो ये देश भी तो परेशान ही है ना। हम इस देश से बाहर तो हैं नहीं, और इस देश की जो परेशानी है वही हमारी और आपकी परेशानी है। अगर डीजल और पेट्रोल के दाम सरकार ने बढ़ाए हैं, उसका असर हम पर और आप पर पड़ रहा है। हमें और आपको क्या करना है, इस बात पर हमने मंथन किया है। दुनिया किस तरीके से चलेगी वो दुनिया जाने, लेकिन हमें दुनिया में किस तरीके से अपने आप को रखना है ये हमें और आपको ही तय करना है। रही बात तेल और गैस के अलावा जो दूसरा हिस्सा है वो है बढ़ती हुई गर्मी का। हम लोग गर्मी झेलने के आदी हैं, खासतौर से जो उत्तर भारत के लोग हैं वो गर्मी आराम से सहन कर ले जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उस बात को भी समझना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन की मीटिंग में जब अमेरिका का राष्ट्रपति जाता है तो उसका एयरफोर्स 1 अगले 48-72 घंटे बंद ही नहीं होता, उसकी जान को इतना खतरा होता है। वो एक जान बचाने के लिए दुनिया की जान को कीमत दांव पर लगा देता है। लेकिन भारत ऐसा है नहीं, हमारी और आपकी आदत इस तरीके की है नहीं। लिहाजा हमको हमारे देश के हिसाब से सोचना पड़ेगा। और अब की बरसात आए या अभी भी अगर आपके पास गुंजाइश है, खाली जगह आप देखते हैं, अपनी हवस को थोड़ा सा रोकिए। कोई देखने नहीं आ रहा है इस दुनिया में कि आपने अपनी अट्टालिकाएं कितनी भव्य बनाई हैं, कितनी बड़ी बनाई हैं। यह आपका भ्रम है कि आप एक सर्किल में हैं और उस सर्किल में आपकी वाहवाही हो रही है। अरे जब ये देश ही नहीं रह जाएगा, देश निकाल करके लाओ भाई। देश ही नहीं रह जाएगा तो आप जो सजावट कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो इससे बाहर कहां ले जाएंगे। और अगर ये नहीं रहा तो इस बात को समझिए, आप उच्च अधिकारी हो सकते हैं, आप सरकार में मंत्री विधायक हो सकते हैं, आईएएस पीसीएस या आम आदमी, या ये भी हो सकता है कि आपके पास रोजगार का कोई साधन ना हो। लेकिन इस देश से बाहर हमारे और आपके लिए कोई ठौर नहीं है। लिहाजा इस देश की चिंता कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा संयमित करने की कोशिश कीजिए। ये बात बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ खबर सुनने के लिए मत सुनिए, उस खबर का जीवन पर, भारत पर क्या असर पड़ रहा है, इस बात को भी समझिए। 5 साल के बाद हमारे आपके सामने लोकतंत्र का उत्सव मनाने का मौका आएगा। हम और आप कहीं पर भी वोट डाल आएंगे।
इस सरकार से मन उबेगा, दूसरी को चुन लेंगे, लेकिन क्या वो भी वैसे कर पाएगी जैसा आज हम सोच रहे हैं कि अगर ये होता तो ये होता? नहीं कर पाएगी, क्योंकि विरासत में मिलेगी उसको इकोनॉमी भी, जलवायु भी, इसके साथ विदेश नीति भी, और इस सरकार को भी विरासत में मिला था। लिहाजा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, चिंतन कीजिए। वंदन इस राष्ट्र का, ताकि ये देश आपकी चिंता कर सके। नमस्कार।